हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या? MOLE, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इसका अगर बेसिक डिफिनेशन, अगर हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री इसका बहुत लंबा चौड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले था क्या, जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर में मेजर कर ले रहे थे, सेंटीमीटर मेजर कर ले रहे थे, अमाउंट को मेजर करने के लिए केजी में मेजर कर ले रहे थे, है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ डिग्री सेल्सियस था, केल्विन था। तो सिमिलरली जब जैसे से साइंस डेवलप होते गया, सिमिलरली जैसे साइंस डेवलप होते गया, एक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का जरूरत पड़ा, जिसको नाम दे दिया गया SI यूनिट, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। पूरा इंटरनेशनल SI यूनिट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मीटर का मतलब यहाँ अलग होगा, आपके यूरोप में जाएंगे कुछ अलग होगा, नहीं। मतलब साइंस तो सब जगह सेम है, मीनिंग तो सब जगह सेम होना चाहिए। उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया। वो स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ के लिए मीटर रखा गया, मास के लिए केजी रखा गया, किलोग्राम रखा गया। तो सिमिलरली अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए यूनिट रखा गया मोल का। मतलब कह सकते हैं मोल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ amount of substance. It is the basic unit of amount of substance. Means amount of substance का basic unit, फंडामेंटल यूनिट बोल दिया गया मोल है। अब ये मोल से रिगार्डिंग क्या है? मोल से रिगार्डिंग बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इंडिविजुअली। अगर बेसिक थिंग्स मतलब कर सकते हैं, मास का मेजरमेंट हम लोग केजी में कर लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जब मेजरमेंट करेंगे किस फंडामेंटल यूनिट से करेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट मोल्स है। अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वही मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग को देखना है। क्या देखना है? उसी को हम लोग देखना है, मोल कॉन्सेप्ट में देखना है। अब हम लोग देखते हैं क्या मोल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिला। मोल इज द यूनिट ऑफ सबस्टांस, मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सबस्टांस। इसका जो सिंबल होता है, MOL लिखते हैं, मोल लिखते हैं, है ना, मोल लिखते हैं। अब इस मोल को देखने के लिए हम अभी बोले कि क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, ये हम लोग का है यूनिट ऑफ सबस्टांस है, मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस को का यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो उसको अलग अलग तरीका से देखेंगे, क्योंकि जो अमाउंट सबस्टांस होता है, सबस्टांस का क्लास है, मैटर का क्लास है। तो सिमिलरली मोल्स को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। किस बेसिस पर देखेंगे मोल्स को? हम लोग किस बेसिस पर देखेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, एलिमेंट का अलग टाइप से देखेंगे, कंपाउंड का अलग टाइप से देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का आयंस का अलग टाइप से देखेंगे, आयन का। आपको लग रहा होगा कि ये मोल को हम लोग क्लास क्यों किए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस का बेसिक यूनिट है, तो क्या एलिमेंट, कंपाउंड, आयन सब एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरीके से उसको फाइंड करेंगे, लेकिन अगर लास्ट समरी आपको दिखाएंगे तो लगभग सिमिलर ही होगा, मेथड सेम है, बस कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करता, बस टर्म चेंज कर जाता है ना। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एटम्स हो गया। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और आयन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, आयंस होता है ना। और भी पार्टिकल के नाम पर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, है ना, और सब डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मतलब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को अगर डिस्कशन करना है तो उसको हम लोग अलग अलग तरीका से देखेंगे। एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, आयंस के लिए, आयन के लिए। सिमिलरली ये है क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है।
नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग एटम्स के लिए देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के देखेंगे, आयंस के लिए देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट काइंड्स है। ये डिफरेंट काइंड्स, मोल का डिवीजन नहीं हुआ, मोल्स का इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, मोल कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। इसमें देखिए मोल कंसेप्ट में हम लोग जो भी देखते हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि अलग अलग है। एक्चुअली में जब समरी करेंगे ना तो लगेगा सब सिमिलर ही है ना, बस टर्म अलग अलग चेंज हो जाएगा। इस मोल्स कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। क्या देखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है जी? आप लोग देखेंगे 9th क्लास से आप लोग देख रहे होंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? आप लोग 9th क्लास से आप लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। देखिए जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे वहां पर मास लिखा रहता है, AMU में लिखा रहता है, कहीं यू लिख देते हैं, कहीं ग्राम लिख देते हैं। तो ग्राम और एटॉमिक मास बिल्कुल अलग अलग चीज होता है। ये जो हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली में ये भी एक टाइप का यूनिट है जो कि मास का मेजरमेंट करता है। कितना मास का मेजरमेंट करता है उसी के बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? 1/12 ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। मीन्स आपको समझ में आया? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 मीन्स, देखिए समझिए, यहीं पर सब लोग कंफ्यूज करते हैं। कार्बन 12, फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, कार्बन 12 ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है। फर्स्ट रीजन खत्म। सेकेंड, ये एटॉमिक मास यूनिट कितना मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउ मच मास विल कंटेन। तो आप समझिएगा ये कार्बन 12, ये मतलब इंफॉर्मेशन बोला रहा है कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। ये जो है इसका आइसोटोप से आप लोग देखेंगे C6 12 भी होता है, C6 14 भी होता है, ये दोनों लिखा जाता है। लेकिन इस 14 एटॉमिक मास वाले को नहीं लेना, लेना किसको है? 12 एटॉमिक मास वाले को। इसीलिए यहाँ पर C12 लिखते हैं। समझ तो क्लियर हो गया? आप देखिए C12 क्यों लिया गया अभी क्लियर हो गया। ये जो कार्बन जो 12 है, कार्बन जो एटम है उसमें कार्बन जो एलिमेंट है 12 यूनिट मास में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। कितना एटम प्रेजेंट आगे हम लोग बता देंगे। बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। उस एटम्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है, दिख रहा है पार्टिकल्स इस तरीके से रिप्रेजेंट रहता है ना, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसमें से एक को निकाल लेना है। मतलब ये 12 जो यूनिट मास में जो एक एटम कंटेन कर रहा है उसको एक एटम को निकाल देना है। एक एटम को निकाल दिए, इस एटम को क्या करना है? 12 इक्वल पार्ट में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। समझे बातों को? 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। इस 12 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किए, मान लेते हैं जो भी है, अगर मान लेते हैं x ग्राम ही है, लेट x ग्राम है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x/12 ग्राम निकल के आएगा। एक एटम का मास निकल के आया। हम क्या बोले? एक एटम का मास नहीं आया, ये 1/12 पार्ट एटम का मास निकला है। मतलब समझेंगे फिर से, ये 12 यूनिट मास है, इसमें से क्या किया गया? 12 यूनिट मास में से एक एटम को निकाला गया, एक एटम के मास को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब वो जो मास है उसी के रिस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट है उसका मास लिख दिया गया, वही एक बेसिक यूनिट रख दिया गया। मतलब ये जो मास जो कंटेन कर रहा है, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, यही एक बेसिक यूनिट है। किसका? किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का। ये इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, अब इसको देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये यूनिट बोल रहे हैं सर, आप ग्राम में कैसे लिखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट है। तो पहले एटॉमिक मास को समझिए, एटॉमिक मास यूनिट को समझिए क्या है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 क्लियर है। 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ 12 मींस फिर बराबर है कार्बन के एक एटम के मास को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट निकालना है, जो एक पार्ट का कितना टाइम्स हैवियर होगा किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड का मास, किसी आयंस का मास,
वही बताता है एटॉमिक मास यूनिट बताता है। वही क्या बताता है? एटॉमिक मास यूनिट बताता है। आगे लिख देंगे इसको। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं 12 ग्राम ले लेते हैं। अरे भाई 12 ग्राम लेते हैं, ग्राम और एटॉमिक मास अलग अलग चीज है, दो सिस्टम्स है। जैसे मान लेते हैं, जैसे लिखते हैं यही हम इसी में इंक्लूड करते हैं। कार्बन मान लेते हैं 12 लिख दिए, कार्बन 12 अगर 12 ग्राम लिख दिए तो ये किस सिस्टम में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ग्राम एटॉमिक मास में लिखा गया है। समझा तो को? ग्राम एटॉमिक मास में लिखा गया है। ये सिस्टम किसका है? ग्राम एटॉमिक मास। एएमयू में नहीं लिखा गया है। अगर ग्राम एटॉमिक मास में लिखा गया है तो हमेशा ये 1 मोल के इक्वल होगा। अगर 1 मोल पार्टिकल, तो दिमाग में रखेंगे, अगर 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल सॉरी 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस है तो इसमें जो पार्टिकल होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स यहाँ पर क्यों बोल दिया पार्टिकल के नाम पर? क्योंकि ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होगा। ये जो नंबर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। चलो तो क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एवोगाड्रोस नंबर है। देखिए एवोगाड्रोस नंबर हो गया, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? टाइप का कांस्टेंट है। ये क्या है? टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट, उसका मास अगर 12 ग्राम लेते हैं, ये ग्राम एटॉमिक मास में होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल सब्सटेंस कंटेन दिस पार्टिकल एटम्स क्योंकि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होता है। अगर यहाँ पर कंपाउंड है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। समझो आपको? देखिए हम लोग देख चुके हैं कांस्टेंट तक आ चुके हैं। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में यहाँ पर आप लोग कोई रिलेशन बताते हैं, कैसे एक दूसरे को डिफरेंट समझेंगे हम लोग। तो हम बोले ये कि ये जो है, ये जो ग्राम लिखा हुआ है, इसका जो बेसिस रखा गया है, किस फॉर्मेट में रखा गया? ग्राम एटॉमिक मास में रखा गया है। हम लोग देखिए डिफरेंस करते हैं। जैसे हम लोग को सिंपल है, इसको लिख क्या सकते हैं? 12 ग्राम मतलब मान लेते हैं कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। मास कितना है? 12 ग्राम है ना। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम है। कर सकते हैं ना भाई? आपसे पूछेगा एक एटम का मास, क्या बोलेंगे आप? 12/6.02 × 10⁻23 जो कि ग्राम में आएगा। सही है ना। अब आपसे पूछते हैं एक एटम का मास नहीं, हमको बताइए 1/12 एटम का मास। 1/12 एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/6.02 × 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा? 1/12 है ना। 1/12 एटम का मास 12 से 12 गया, मतलब वैल्यू आ जाए 1/6.02 × 10⁻23 जो कि यूनिट किस में आएगा? ग्राम में आएगा। अब आपको थोड़ा सा मेजरमेंट कर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि एक एटम को मास, एक एटम का मास नहीं पूछे, 1/12 एटम ऑफ ए कार्बन, कार्बन के एक एटम के मास का कार्बन के एक एटम का मास नहीं, कार्बन के एक एटम के मास को 1/12 पार्ट में डिवाइड करना है। वो 1/12 एटम का मास कितना होगा उसी को इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, जो कि क्या आता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। वही तो लिख रहे हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 AMU है ना। 1 AMU इसका टू क्या निकल के आ रहा है? 1/6.02 × 10⁻23 जो कि किस में आएगा? ग्राम में आएगा। इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो क्या निकल के आएगा? 1 AMU इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट निकल गया है। काफ़ी स्टैंडर्ड ये हम लोग का है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा AMU और ग्राम में डिफरेंस क्या है। सुना तो
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं AMU और ग्राम में। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ग्राम और AMU दोनों एक ही होता है, दोनों अलग अलग होता है भाई। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है। आप देखिए सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जाम सुना गया। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कहीं लिखा रहे सोडियम, एग्जांपल लेते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का नाम सुनेगा सोडियम, अगर इसका लिख दें 23 AMU लिख दें, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप लोग जान सकते हैं 23 × 1/6.02 × 10⁻23 लिखेंगे भाई। AMU का मतलब तो यही होता है, यहाँ पर 20 लिखे थे अभी तुरंत। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये पूरा होल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो पूरा ये जो हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन के एक एटम के मास को 1/12 पार्ट डिवाइड कर देंगे, वही वैल्यू हम लोग पे लिखा है। ये टोटल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम के एक एटम का मास हम लोग का कितना है? 23 AMU के इक्वल है। आप लोग क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट के लिए आप कंपाउंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं CO2 लिख दिए। CO2 का अगर मान लेते हैं इसका जो मोलर मास निकालें कितना निकलेगा? 44 निकल के आएगा। 44 अगर ये ग्राम में लिख दिए तब ये किस में आ जाएगा बता सकते हैं? ये जो यूनिट लिखा गया है ग्राम एटॉमिक मास नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास। क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास में लिखा गया। अब ये जो ग्राम मोलिकुलर मास है ऑलवेज इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को उसको बोलेंगे मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? मोलर मास। जब मोलर मास है मतलब 1 मोल का मास है जो कि 1 मोल के इक्वल होगा। मोलर मास ऑलवेज 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल मास के इक्वल होता है। 1 मोल है, 1 मोल में पार्टिकल कितने प्रेजेंट होंगे? 6.02 × 10⁻23। पार्टिकल के नाम पर यहाँ पर क्या होंगे? ये तो एक कंपाउंड है ना जी। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। लिख देता है, क्या है? अब देखिए ये जो नंबर है इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, Na, है ना, जो कि Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। एवोगाड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट है ना, जो कि तो कांस्टेंट है, पता ही होगा आप लोग को। अब देखिए आगे इसको लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कंपाउंड के लिए, आप आयंस ले लो ना भाई। जैसे SO4 - 2 लिखे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? SO4 - 2 लिखे। ये जो हम लोग को क्या निकल के आ रहा है? इसका जब मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 64 + 32 कितना हो गया? 96 ग्राम। अगर ये ग्राम लिखेंगे तब ये कितना निकल के आ रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम आयनिक मास बोलेंगे। किस सिस्टम में लिखा गया? ग्राम आयनिक मास में लिखा गया है। ये भी हम लोग का क्या है? मोलर मास के इक्वल है। ये भी 1 मोल मास के इक्वल है। एक सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है। ये हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल अगर सबस्टांस है 6.02 × 10⁻23, ये तो एक आयन है। आयंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? आयन से ही होता है। आयंस अलग होता है। हम लोग का यह क्या है? ये इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट है। आप लोग को पता चल रहा होगा। अब देखिए इसके बाद करते क्या है, आप लोग को एटॉमिक वेट, आयनिक वेट वो सब 10 आप लोग पढ़ेंगे, वो सब इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जहाँ पर आप लोग को परेशानी होता है वो आप लोग बताते हैं। देखिए मोल में आप लोग को दिक्कत होता होगा मोल को फाइंड करने में, तो हम लोग जान चुके हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज 1 मोल के इक्वल होगा। ग्राम मोलिकुलर मास ऑलवेज 1 मोल के इक्वल होगा। ग्राम आयनिक मास ऑलवेज 1 मोल के इक्वल होगा। सिमिलरली आप लोग समझेंगे अगर कहीं एकदम काफी इंपोर्टेंट बट बोल रहे हैं, नोट करके यहीं पर लिखते हैं, है ना, नोट करके यहीं पर नोट करके। मोल ऐसा नहीं सिर्फ मोल ही लिखा जाता है। मोल ऐसा नहीं सिर्फ मोल ही लिखा जाता है। अगर किसी एलिमेंट का ग्राम एटम लिख दिया जाए, ग्राम एटम, किसी एलिमेंट का इंडिविजुअल एटम का ग्राम एटम लिख दिया जाए, तब पर भी वो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लेते हैं ग्राम मोलिक्यूल्स लिख दिया जाए, ग्राम मोलिक्यूल्स लिख दिया जाए, तब पर भी मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, ग्राम ऑफ मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए, ग्राम एटम होना चाहिए, ग्राम मोलिक्यूल होना चाहिए। अगर कहीं जगह पर अगर ग्राम आयन लिख दिया जाए तब पर भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मोल अगर रहे तो उसका दूसरा नाम ग्राम एटम है, ग्राम मोलिक्यूल्स है, ग्राम आयन है। तो आपको लग रहा होगा ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, तब होगा क्या? नहीं, ये ग्राम एटम
किसी एलिमेंटल फेज के लिए होगा, ये कोई कंपाउंड के लिए होगा, ये किसी आयंस के लिए होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं सोडियम लिखा रहा है तो इसका मोल आप बोल दो या फिर आप ग्राम एटम बोल दो, बात बराबर है। अगर मान लेते हैं CO2 लिख दिए तो CO2 का मोल बोल दो या फिर CO2 का ग्राम मोलिक्यूल बोल दो, सेम होगा। अगर मान लेते हैं SO4-2 लिख दिए, ये एक आयन है, इसका मोल बोल दो या फिर आप ग्राम आयन बोल दो, दोनों मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग नेम रख लिखा जाता है। समझा तो यहाँ तक आप लोग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट देखिए सबका सेम ही है। अब देखिए आते हैं मोल पर, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, एक पूरा एकदम कलेक्शन लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन लेते क्या है, 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, सोडियम 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन हाउ मेनी। फर्स्ट नंबर में डालते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल, या फिर इसी को बोलेगा नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटम। गुड, ग्राम एटम। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में क्या है, नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये जो मास है इसमें कितने सोडियम का एटम प्रेजेंट है। पैसेंस रखिए, उसके बाद दिमाग लगाइए, पैसेंस के साथ दिमाग लगाए तो बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। हड़बड़ करके नहीं बोल देना है कि 0.23 मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम होगा, ये नहीं होगा भाई। आप थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, वो 23 ग्राम रहता है तब उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम रहता है, तो यही तो इंक्लूड करना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल। अभी तक हम लोग ना कोई फार्मूला देखे, बस कॉन्सेप्ट ही देखे। अब देखिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमेशा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट का ही खेला है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर परेशान हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं फार्मूला डजंट मैटर, फार्मूला तो आपका कॉन्सेप्ट से ही बन पाता है भाई। अगर फार्मूला अगर पता है क्या उसको कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, रटा रटाया मोल गिवन मास मोलर मास हो गया, इसे करने से क्या होगा। आप लोग को हमेशा बोलते हैं कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आप लोग को बेहतर नॉलेज के लिए, ये साइंस है, कहीं भी कुछ डेवलप कर सकता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करेगा, फार्मूला का कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, फार्मूला कहीं कुछ मास को कहीं कुछ लिख देता है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे, हम लोग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग को देखिए पता नहीं है इस सोडियम के बारे में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। एक चीज हम लोग लेटेस्ट पढ़े हैं क्या, सोडियम के बारे में। सोडियम इसलिए लिए ऐसा नहीं, सोडियम ही एक यूनिक है, इसी बारे में बहुत सारा ले सकते हैं, आपको अभी बताया इसलिए लेते हैं। सोडियम का अगर मान लेते हैं तो मास 23 ग्राम है, ये किस सिस्टम है भाई, ग्राम एटॉमिक मास में है ना, जो कि किस सिस्टम में लिखा गया, 1 मोलर, ये क्या है, मोलर मास के इक्वल है, आपको पता चल ही रहा होगा। ग्राम एटॉमिक मास हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल सबस्टांस 6.02 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हो गए। एटम्स क्यों लिखा गया, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होगा, जो कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। इतना सारा इंफॉर्मेशन में हम काम कर लेंगे। अब देखिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर 23 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, वो 23 ग्राम इतना नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है, इसके से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग तो करने के लिए आपको 8 क्लास से सीख रहे हैं भाई, 6 क्लास से आप लोग सीख रहे हैं, तो सिंपल देखिए समझिए, 23 ग्राम लिखे क्या, 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल के इक्वल है ना भाई। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम कितना इक्वल होगा, 1/23 मोल के इक्वल होगा, नहीं होगा, बोलिए, लिख सकते हैं ना। अब आपसे पूछते हैं कि 0.23, देखिए गिवन अमाउंट कितना, 0.23 अगर ग्राम रहेगा तब कितना इक्वल होगा, आप बता सकते हैं कितना इक्वल होगा, 1/23 इंटू क्या लिखते हैं 0.23, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया बता सकते हैं, 100 हो गया जी, मतलब 0.01 क्या मोल, मीन्स फर्स्ट का हम लोग को आंसर आ गया, कितना आ गया भाई, 0.01 मोल निकल के आ गया। मोल बोले या किसी को बोल दे ग्राम एटम, दोनों सही है। जब मोल निकल के आ गया, समझ बात नहीं करेंगे, मोल जब निकल के आ गया तो आप एटम भी निकाल सकते हैं ना। हमको पता है, क्या पता है कि 1 मोल जो है 6.02 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल है, निकाल सकते हैं। हम लोग जानते क्या है, अगर 1 मोल अगर सबस्टांस है, 1 मोल सबस्टांस है तो उसमें 6.02 × 10⁻23 सोडियम एटम प्रेजेंट है ना जी। तो आपसे बोलेगा गिवन जो हम लोग का मोल निकल के इसमें निकाल लीजिए 0.01,
कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करेंगे 0.01, सबको लग रहा है डिवाइड कर देगा। अरे भाई 1 ही है ना, 1 का पता है जितना में कितना होगा मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा डेवलप कीजिए भाई। क्या हो जाएगा सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम निकल के आ गया। इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, ये तो आपको कैलकुलेशन आता होगा, आप होशियार बच्चे हैं। 6.02 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻21 हो जाएगा जी, यहाँ पर से 21 हो गया। 21 क्या निकल के आया, एटम्स निकल के आया। मीन्स व्हाट, मीन्स यहाँ पर हम लोग को निकल के आ गया सेकंड का आंसर कितना निकल के आ गया 6.02 इंटू 10⁻21 एटम्स, मतलब इतना मास में इतना एटम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर समराइज देखिए करते हैं छोटा सा कंसेप्ट। अब यहाँ पर आप लोग को मोल का फॉर्मूला निकल के आ गया, मोल का फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आ गया, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है भाई, गिवन मास है, इन लोगों का क्या है मोलर मास। मतलब लिखेंगे, लास्ट वीडियो हम लोग दिखे थे गिवन मास है ना, गिवन मास बाई क्या लिखेंगे मोलर मास, क्या लिखेंगे मोलर मास। यहाँ पर अगर स्पेशल केस में लिखना है, अगर स्पेशल केस में लिखना है तब क्या लिखेंगे बता, इसी स्पेशल केस में क्या निकल के आ जाएगा गिवन मास है ना, गिवन मास मोल निकालने का फॉर्मूला भाई बाई ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास। अब ऐसे देखिए ये ग्राम एटॉमिक मास किसी का स्पेशल केस निकल रहा है भाई, अगर एलिमेंटल फॉर्मेट में हो तो। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए, किसी भी कंपाउंड हो, आयंस हो, रेडिकल हो, कुछ भी हो, आप गिवन मास बाय मोलर मास अप्लाइड करेंगे, वो मोल का एक मोल के इक्वल आएगा। कितना निकल के आएगा 1 मोल निकल इक्वल आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पर से आते हैं नेक्स्ट, हम लोग को देखिए इसको समराइज करते हैं। हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकाले है ना जी, नंबर ऑफ एटम्स निकाले। तो नंबर ऑफ एटम्स जो निकाले तो यहाँ पर किए क्या है देखिए तो, एवोगाड्रोस नंबर इनटू क्या किए नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करेंगे Na कर देंगे, जो कि एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एक बार नंबर लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसी के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी देखिए यूनिवर्सल कर देते हैं, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब आप जानेंगे एटम्स है, मोलिक्यूल्स है या फिर क्या है आयंस है, उसके लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ पहले मोल निकालेंगे। अगर एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ ग्राम एटम, अगर मोलिक्यूल है तो उसके लिए नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, अगर आयंस है तो नंबर ऑफ ग्राम आयन, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे भाई एवोगाड्रो नंबर, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं है ना। अब यही दो फार्मूला है, इसी पे रिगार्डिंग इधर उधर क्वेश्चंस घूमते रहता है। अब ये तो मेन फार्मूला है, आप लोग को लगता होगा फिर अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो कैसे निकालेंगे मोल, सिंपल है भाई, नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, इसको इधर भेज देंगे, क्या दिक्कत हो गई। यहाँ पर अगर मान लेते हैं गिवन मास निकालना है तो मोल इनटू क्या कर लेंगे मोलर मास कर लेंगे, वो सब डेराइव्ड कॉन्सेप्ट है, उसको याद नहीं किया जाता है। आपके साइंस में बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, अभी आप लोग फिजिक्स नहीं मिला है, फिजिक्स में बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, केमिस्ट्री में बहुत सारा फार्मूला अभी तो चल ही रहा है, मैथ में बहुत सारा फार्मूला, कितना फार्मूला याद रखेंगे। तो हमेशा आप मेन चीज को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, फार्मूला अपने आप डेराइव हो जाएगा। आपको लग रहा है कंपटीशन में क्या डेराइव करने जाएंगे फार्मूला, अरे भाई वहां पर भी याद नहीं करना होता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनको फार्मूला अपने आप दिमाग में चल जाता है, ऐसा ऐसा करने से ये निकल के आता है। आप पहले चलना तो सीखिए, दौड़ना आप अपने आप सीख जाएंगे, आप पहले चलना सीखिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर चलना सीखिए। डायरेक्ट दौड़ेंगे तो गिर जाएगा, मुंह काट टूट जाएगा, फिर आप इंजरी होकर फिर परेशान हो जाएंगे। पहले चलना सीखिए, हमेशा बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो हम लोग का सिंपल कॉन्सेप्ट था, ग्राम एटम वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। अब देखिए एक और आते हैं, आप ग्राम मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ठीक है, मतलब कंपाउंड के केस में देखेंगे क्या सिमिलरिटीज है क्या डिसिमिलरिटीज है, आप लोग खुद होशियार है जज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल है क्वेश्चन लेते हैं, CO2 के केस में 0.44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी, फर्स्ट नंबर क्या है जी नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल बोलेगा, ठीक है ना जी। बी नंबर में क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सी नंबर में क्या है जी नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना भाई।
यही तो पूछे आपसे, तीन ही तो क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को डील करते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में। मेरे को अभी तक फार्मूला नहीं पता था, फार्मूला अभी लोग देख चुके हैं, उसको प्रूफ कर देंगे कैसे लगाना है। हम मेन कॉन्सेप्ट से चलते हैं, आप लोग को सीखना था ना, अभी तो सीखने का उम्र है, धीरे धीरे सीखते हैं ना। देखिए मोल्स निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकालना है। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 के बारे में पता है ना भाई, लिख दीजिए ना, जब पता है तो लिख दीजिए कितना है, इसको लिखेंगे ग्राम MOLECU, मोलिकुलर मास में निकल के आ रहा है ना जी, जो कि कितना है मोलर मास के इक्वल होता है, आप लोग को पता ही है ना, मोलर मास के इक्वल है। अब ये जो मोलर मास के इक्वल है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बता सकते हैं, ये कितना मोल के इक्वल होगा भाई, 1 मोल के इक्वल है। जब 1 मोल सब्सटेंस इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे बता सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के नंबर यहाँ पर क्या होंगे, अरे भाई मोलिकुल्स होगा, कंपाउंड है ना, मोलिकुल्स होगा, क्लियर है, जो कि एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल है। और भी होता है, अभी तुम बताए थे, लेकिन इतना सब लोग का काम चल जाना है, ठीक है। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, 0.44 में 44 जो है 1 मोल के इक्वल है, कंपेयर कर दीजिए, सिंपल वही है। हम लोग को पता है 44 ग्राम CO2 जो है 1 मोल के इक्वल है, 1 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 1/44 लिख सकते हैं भाई, 1 ग्राम कितना इक्वल होगा, 1/44 मोल के इक्वल हो जाएगा। अगर 41 ग्राम का पता चल गया तो 0.44 में पता कर लीजिए ना, 0.44 कितना हो जाएगा, 1/44 इंटू क्या लिखेंगे 0.44, सही है, पॉइंट बढ़ाओ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, सही लिखे गलत किया है, आप लोग होशियार है। यहाँ पर निकल गया ना, कैंसिल हो गया, बचा कितना 0.01 मोल निकल के आ गया। जब मोल निकल के आ गया मतलब फर्स्ट वाला काम हम लोग का आ गया, फर्स्ट वाला 0.01, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। बी नंबर में आते हैं, इसी को समझ यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट फार्मूला से। बी नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, हम लोग को पता है 1 मोल अगर सबस्टेंस में पार्टिकल्स कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ना भाई, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। तो आपसे कितना पूछ रहे हैं 0.01 में बता दीजिए भाई, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्या लिखेंगे 0.01, मतलब कितना निकल के आ रहा है 6.02 इंटू 10⁻21 हो गया, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। सी नंबर में क्या पूछ रहे हैं आपसे, सी नंबर में क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ये थोड़ा सा अलग आ गया ना भाई, नंबर ऑफ एटम्स, कुछ नहीं भाई, बस सोचो थोड़ा सा, कौन लेट पर आपसे पूछा जाए CO2 है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, CO2 है, CO2 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या आपका जवाब आएगा, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब आपसे पूछते हैं कार्बन कितना पार्ट है जी, कार्बन का कितना एटम है, तो बोलेंगे सर 1 पार्ट है, ऑक्सीजन कितना पार्ट है, बोलेंगे 2 पार्ट है। मतलब CO2 के एक मोलिक्यूल में, ये हम लोग का एक मोलिक्यूल है ना भाई, CO2 के एक मोलिक्यूल में टोटल कितना एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है। CO2 के एक मोलिक्यूल में हम लोग का कितना एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो हम लोग को गिवन मोलिक्यूल्स कितना निकल के आया, क्या करेंगे, देखिए आप लोग को पता चल गया ना, मतलब CO2 है, इसका एक मोलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो आप लोग निकाल लीजिए 6.02 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स जब है तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 इंटू क्या लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻21, मतलब इसको अगर प्रोसीड कर लेंगे ना, प्रोसीड करेंगे कितना हो जाएगा 18.06 इंटू 10⁻21, मतलब इसको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, मतलब 1.806 इंटू कितना जो 10⁻22 एटम्स आ गया है ना, किसका CO2 का। अब आपको लग रहा होगा सर इसको ऐसे फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपका ऑप्शंस मिलने में आसानी होगा, है ना। मेन वगैरह में, नीट में, जेईई मेन में, एडवांस में इस फॉर्मेट में दिया रहता है, इसलिए बोले इसमें कर लो, अब इससे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को देखिए समराइज करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको देखिए समराइज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी हम फार्मूला पढ़े थे ना मोल्स निकालने के लिए, क्या पढ़े थे भाई, गिवन मास, क्या पढ़े थे, गिवन मास, और बाय क्या पढ़े थे, मोलर मास, यही पढ़े थे ना, गिवन मास पे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.44, पुट कीजिए 0.44, मोलर मास कितना होता है 44, क्या चेंजिंग है भाई 0.01, देखो तो क्या चेंजिंग है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा था,
हम क्या पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताए थे। क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोल लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल लिख दिए इंटू क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर कर दिए। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग को पता था क्या, अरे नंबर ऑफ मोल पता था 0.01 इंटू क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल निकल गया। अब आपको यहाँ पर एटम्स के लिए फार्मूला नहीं बोले, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए देखिए फार्मूला बोल देते हैं। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप काम तेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा नंबर ऑफ एटम्स, अगर मोलिक्यूल्स गिवन हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू क्या करेंगे, इसको अच्छा से लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये फार्मूला हम लोग को एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो आपको लग रहा होगा एटॉमिसिटी क्या है भाई, तो एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे सिंपल एक CO2 मॉलिक्यूल लिया ना, ये सब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। CO2 है, इसका एटॉमिसिटी बोलेगा तब क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। अगर मान लेते हैं H2SO4 लिख दिए, इसका एटॉमिसिटी कितना बोलेगा, तो हाइड्रोजन का 1 एटम, सल्फर का हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 एटॉमिसिटी है। इस तरीके से हम लोग एटॉमिसिटी निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग कंपाउंड के बेसिस पर देख चुके हैं, अब आते हैं हम लोग आयंस के बेसिस पर, है ना। आयंस वाले कॉन्सेप्ट, एक आयंस लेते हैं, उस पर आपको बताते हैं किस तरीके से। अच्छा एक चीज बताना यहाँ पर भूल रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हमेशा 1 मोल को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, 1 मोल को क्या लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल लिख रहे हैं, है ना। तो एक सिंपल आप लोग याद रखेंगे, जहां कहीं भी बोलेगा 1 मोल मतलब एक डाटा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो हम लोग का एवोगाड्रो नंबर है, जो कि कितना के इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। जिसे आप एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हैं ना, एक सेंचुरी, 1 सेंचुरी मींस व्हाट 100, 1 डजन का मतलब क्या 12। तो सिमिलरली अगर 1 मोल बोल दे रहा है मतलब ये आपको डाटा दिमाग में ऐड कर लेना है। मतलब आप लोग को दिमाग में आप एक जो उतना सेंचुरी, जो भी पढ़े सेंचुरी हो गया, डजन हो गया, और भी जो कंसेप्ट पढ़े थे उसमें से एक चीज और इंक्लूड कर लेना है कि मोल, अगर 1 मोल बोलेगा तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गया। क्लियर है भाई। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब वही है, समराइज है। लेट 0.96 ग्राम ऑफ SO4-2 contain how many, 0.96 ग्राम ऑफ SO4 contain how many। फर्स्ट नंबर में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम आयन बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा नंबर ऑफ मोल बोलेगा। बी नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। सी नंबर में क्या पूछ रहा है जी, बस रहने देते हैं, 2 ही निकालते हैं है क्या, SO4-2 है, इसके बारे में पता नहीं है, फिर वही रिपीटिंग कंसेप्ट लिखे चल रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे। SO4-2 है ना भाई, SO4-2 कितना हो जाएगा 96 ग्राम। ये आप लोग को कहीं सब लोग को परेशानी होता है, एकदम बेसिक चीज देखिए, हम सब कुछ मान चुके चलते हैं, आप लोग को कुछ पता नहीं है इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सल्फर का कितना है 32 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 4 पार्ट है, प्लस ऑफ 2 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये आयन से भाई इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, मतलब 0 मान के चलेंगे, इसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। इसका कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है, मतलब समझ में आ गया आप लोग को। चलिए 96 ग्राम है, तो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ग्राम आयनिक मास में लिखा हुआ है ना, ग्राम आयनिक मास में लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है मोलर मास के इक्वल है। तो आपसे पूछेगा मोलर मास ऑफ SO4-2 कितना बोलेंगे 96 ग्राम, कितना मोल के इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल पार्टिकल कंटेंट 6.02 इंटू 10⁻23 क्या आयंस होगा, क्यों, क्योंकि एक आयन है, आयन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयंस होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यही तो कॉन्सेप्ट पता है, इसी के बारे में हम लोग को अब इतना बोल रहा है, कंपेयर कर लीजिए ना, 96 ग्राम जो है 1 मोल के इक्वल है, यही तो जानते हैं 96 ग्राम SO4 1 मोल के इक्वल है, 96 ग्राम ऑफ SO4-2 जो है 1 मोल के इक्वल है,
तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा भाई 1/96 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो आपसे बोलेंगे 0.96 ग्राम SO4 कितना मोल के इक्वल होगा 1/96 इंटू क्या करेंगे 0.96। अच्छा पेन चेंज कर दे, ठीक है। कितना निकल के बता सकते हैं, पॉइंट को छोड़ाइए, नीचे 2 जीरो गया, मतलब कितना हो गया 0.01। आप लोग को लग रहा होगा सर 0.01 ही आ रहा है सबका। आप लोग को सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन से मतलब नहीं रखिए, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, आप लोग इतना जानते हैं कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। बस कल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको सिंपल लगे, है ना। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट को सिंपल बना के जो कॉन्सेप्ट आपके साथ रख रहे हैं, बस कैलकुलेशन हम लोग आसान कर रहे हैं, ठीक है। 0.01 मतलब हम लोग को पहला काम हो गया 0.01। सेकंड क्या है जी, नंबर ऑफ आयंस बोल रहा है। क्या दिक्कत है भाई, हमको पता है ना, देखिए तो 1 मोल सबस्टेंस में कितना आयंस है, तो 1 मोल में अगर आयंस पूछा आता है तो 6.02 इंटू 23 आयंस परसेंट होता है ना, तो 0.01 में कितना होगा भाई 6.02 इंटू 23 इंटू क्या लिखेंगे 0.01 मतलब क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 1021 क्या निकल के आया आयंस। यहाँ पर भी तो वही कंसेप्ट निकला, देखिए समराइज कीजिए 6.02 इंटू 1021 समराइज कीजिए। देखिए समराइज करते हैं, सिंपल। यहाँ पर हम लोग आयंस निकालने के लिए क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या लिखे एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर भी तो यही कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल निकालने के लिए क्या किए, मोल निकालने के लिए क्या किए भैया, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या किए, ग्राम गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास। यहाँ पर नहीं होगा, ग्राम आयनिक मास होगा, क्यों आयंस है, मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, खत्म। इतना सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, कहीं कहीं इससे थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेते हैं, मतलब यहाँ तक जो स्टैंडर्ड था आप लोग का 11th का था, मतलब 11th क्लास में इतना पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि आपको नीट जेई और एडवांस के बेसिस पर, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें देखिए कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं ऑलमोस्ट रहता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से खेलता है। तो इतना सारा हम लोग देख चुके हैं। तो रिलेशंस हम लोग को देखना है, रिलेशंस किस फॉर्मेट में, मतलब ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल्स में क्या रिलेशंस होता है, और ग्राम मोलिक्यूल्स ग्राम आयंस में क्या रिलेशंस होता है, ग्राम एटम और ग्राम आयंस में क्या रिलेशंस होता है, ये 3 रिलेशंस को देखेंगे। तो देखिए बताते हैं, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग देते हैं रिलेशन बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम मोलिक्यूल। दोनों तो मोल ही है भाई, मोलिक्यूल है ना। आपको लग रहा है कि दोनों तो मोल ही है, कैसे दोनों रिलेशन होगा, इक्वल दिवर, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये एलिमेंट के फॉर्मेट में है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है, आपको समझ में आना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज है। तो एक रिलेशन निकल के आता है, ग्राम एटम इजकल टू ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी होता है, सिंपल। ग्राम एटम इजकल टू ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू क्या होता है एटॉमिसिटी। क्या था भाई, ग्राम एटम इजकल टू ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये ग्राम एटम किसी एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए एटॉमिसिटी बता चुका हूं, नंबर ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल। इसको प्रूफ भी किए थे, मतलब प्रूफ नहीं बताया नहीं, प्रॉपर नोटिस नहीं करवाए थे, लेकिन आप लोग जान सकते हैं। देखिए किए क्या थे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स में क्या किए थे, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई किए थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया कहां से, तो नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से, एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ग्राम मोलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये रिलेशन होता है। जैसे कि इस पर क्वेश्चंस देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चंस क्या है, 0.4 ग्राम एटम ऑफ NH3 contain how many, 0.4 ग्राम एटम ऑफ NH3 contain how many। ए नंबर में क्या है जी, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। बी नंबर में क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, है ना। सी नंबर में क्या है जी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गया, बाकी तो निकाल ही सकते हैं ना, लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसको प्रूव भी कर देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखिए
नंबर ऑफ ग्राम एटम पता ही है, नंबर ऑफ डी नंबर में आते हैं नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। फॉर्मेट आपको पता चल गया, ग्राम एटम इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है, 0.4 ग्राम एटम ऑफ NH3। आपको वर्ड अटपटा नहीं लग रहा, अजीब नहीं लग रहा कि NH3 है भैया, यहां पर लिखा है ग्राम एटम, ये कैसे पॉसिबल है? ये उल्टा पुल्टा दे दिया है, तो उसको सीधा करना होगा ना, एक फॉर्मेट में लाना होगा जिसे आप यूज कर पाए। इसे बोलेगा कोई लाइन, लाइन मतलब शेर घास खा रहा है, क्या एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली उसी टाइप से ये NH3 एक कंपाउंड है, इसका यहां पर ग्राम एटम लिख दिया, क्या एग्जिस्ट करेगा? बात अच्छा लग रहा है, तो उसको एक फॉर्मेट में चलाना होगा। घास को पहले क्या खाएगा? डियर खाएगी, डियर को फिर क्या खाएगा? डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। घास का तो यूज हो गया ना, तो वही बात है, इसका यूज करना है, तो यूज करने के लिए फार्मूला हम लोग को प्रोवाइड किया गया, बस काम खत्म है, निकल गया। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसी में यहीं पर काम कर लेते हैं, या लिख देते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो भी लगे। ए नंबर सॉल्यूशंस में हम लोग को पता है ग्राम एटम ना NH3 का कितना पता है भैया? 0.4 है ना भाई, ग्राम मॉलिक्यूल्स जो कि निकालना है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है? ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू, राइटिंग थोड़ा गंदा है, समझ लेंगे आप लोग, इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी NH3 का, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का कितना? 3, टोटल कितना हो गया? 4। मतलब क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 क्या पता चल गया? 0.4/4, 0.1। फर्स्ट काम कंप्लीट, 0.1 मोल निकल के आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? 0.12 क्या करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम NH3 कितना है? 0.4 है। आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। ग्राम एटम अगर पता है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या लिखेंगे? 0.4 इंटू क्या कर देंगे? Na कर देंगे। कोई दिक्कत है? ग्राम एटम पता था ना। अब अलग तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आया भाई? 0.1 इंटू क्या निकल के Na निकल के आया है ना, इंटू क्या करना होगा? इंटू क्या करना होगा? एटॉमिसिटी। लास्ट क्लास तो ये बोले थे, इसी में, लास्ट क्लास में इसी में इंटू क्या करना होगा? एटॉमिसिटी, जो कि एटॉमिसिटी कितना? 4 है। इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नथिंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या किए थे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर किए थे। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू क्या लिखेंगे? एवोगाड्रो नंबर किए। ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4 इंटू क्या लिख सकते हैं? NH को क्या लिख सकते हैं? 0.1 इंटू क्या लिख सकते हैं? Na इंटू क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना। Na से Na कैंसिल कर दिए ना, कोई दिक्कत है? देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं है क्या? वैल्यू सेम है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए समझिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम एटम को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम मॉलिक्यूल्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिसिटी को। प्रूफ हो गया ना, ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। क्लियर है? अब देखिए इतना नो क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और रिलेशन देते हैं, सीखते जाएंगे, पैसेंस रखिए, थोड़ा सा पानी वानी पी के एकदम फ्रेश हो रहिए, ठीक है। देखिए एक और रिलेशन होता है ग्राम आयंस एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन। तो को या एक और रिलेशन देते हैं, उसके पहले ग्राम एटम और ग्राम आयंस के रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम आयन है ना। रिलेशन बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम आयन। देखिए रिलेशन बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम आयन है ना, तो एक रिलेशन होता है ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम आयन इनटू नंबर ऑफ एटम पर आयन। ये भी सिंपल है, ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम आयन इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर आयन।
अब ये एक तो अलग वर्ड मिला ना भाई, नंबर ऑफ एटम पर बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स पर आयन का मतलब क्या होता है, सिंपल है, जैसे समझिए एक आयन में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ना। जैसे बोलेगा SO4-2 कितना आ जाएगा भाई, SO4-2 कितना आ जाएगा बता सकते हैं, 4 + 1 कितना 5। आपसे बोलेगा PO4-3 कितना आ जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया 5। समझ आ गया ना, नंबर ऑफ एटम पर आयन। क्लियर है, मतलब एक आयंस में जैसे SO4 आयन था तो सल्फर का एक, ऑक्सीजन का 4 कितना हो गया भाई 5 हो गया। निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम पर आयन। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है क्या 0.05 ग्राम एटम्स ऑफ SO4-2। क्वेश्चन क्या है 0.05 ग्राम एटम ऑफ SO4-2 कंटेन हाउ मेनी, ये नंबर में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम आयन, बी नंबर में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना, बस यहीं तक। अब देखिए सिंपल फॉर्मेट है, बाकी तो निकाल लेंगे आप लोग। नंबर ऑफ ग्राम एटम हम लोग को दिया हुआ है किसी आयंस का, क्या वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अलग सा लग रहा है ना, अलग सा लग रहा है ना, तो उसको एक फॉर्मेट में तो लाना होगा, जो कि फार्मूला दिया हुआ है, तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे, ग्राम एटम पता है भाई 0.05 ग्राम आयन जो कि निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस पर एटम कितना है भाई, SO4 कितना है 5 है, कितना निकल के आ रहा है, ग्राम आयन निकल के आ रहा है, कितना निकल के आएगा 0.05 बाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कितना आ गया 0.01, खत्म। अब नंबर ऑफ आयंस बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.01 आ गया, इसको क्या लिखेंगे 0.01 इंटू क्या लिखेंगे Na कर दे, काम खत्म हो गया। आपको लग रहा सर ये फार्मूला कैसे आ गया, तो सिंपल देखिए समझिए, आपसे पूछेगा यहाँ पर ग्राम एटम पूछेगा, ग्राम एटम बोलेगा, क्या बोलेंगे 0.05 बोलेंगे ना भाई, आपसे बोल रहे हैं ग्राम आयन बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं 0.01 बोल रहे हैं, इसमें कितना मल्टीप्लाई किए, इसको क्या 0.01 इंटू क्या लिखेंगे 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं क्या, ये 0.01 क्या है ग्राम आयन है, ये क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर, हो गया। मतलब क्या निकल के आया ग्राम आयन, ये ग्राम आयन नहीं है, ये हम लोग का 0.0 क्या निकल गया 0.01 ग्राम आयन है, 0.01 क्या ग्राम आयन है, मतलब हम लोग को क्या कर सकते हैं ग्राम एटम इक्वल टू ग्राम आयन इंटू नंबर ऑफ एटम, खत्म हो गया। इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा है, सब एक ही थिंग है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग। मैं शुरू में बोल चुका था कि बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, कॉन्सेप्ट सब लगभग सेम ही चलता है, टर्म चेंज करता है। एक और इसमें बचा हुआ है रिलेशन बिटवीन ग्राम आयन ग्राम मॉलिक्यूल्स, रिलेशन बिटवीन ग्राम आयंस एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा है, वेटेज है इसमें। आप लोग को लग रहा होगा ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, ग्राम आयंस दोनों एक ही है, अरे एक नहीं है भाई, ये मॉलिक्यूल्स के लिए है, ये आयन के लिए है ना, ये मॉलिक्यूल के लिए क्या है आयन के लिए है। तो सिंपल देखिए समझिए, एक रिलेशन होता है ग्राम आयन इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल, मतलब रिलेशन लिख दें क्या, ग्राम आयन इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ग्राम नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आप लोग 10 क्लास तक अंडर 10 जो भी पढ़े थे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे आपसे बोलेगा H2SO4 में नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल कितना है जी, नंबर ऑफ आयंस
पर मोलिकुल कितना है जी, तो क्या बोलेंगे, एक मोलिकुल में नंबर ऑफ आयन, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन किस में होगा, H प्लस और प्लस ऑफ किस में, SO4 माइनस 2 में। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं। 2 पार्ट हाइड्रोजन है, 2 पार्ट हो गया, मतलब 2 पार्ट H प्लस है, 1 पार्ट SO4 माइनस 2 है, कितना हो गया, टोटल 3 हो गया, खत्म। जैसे का एग्जांपल लेते हैं, HCl लेते हैं भाई, HCl को ब्रेक डाउन करें किस में, H प्लस और प्लस ऑफ किस में, Cl माइनस में। बैलेंसिंग है ना, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, कितना हो गया नंबर ऑफ आयन, 2 हो गया पर मोलिकुल। मतलब एक HCl मोलिकुल से 2 नंबर ऑफ आयन, एक H2SO4 से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये बहुत अजीब टाइप का है, कुछ नहीं है, ये आप सिंपल जो आप लोग को लिस्ट भेजे हैं, जो आप लोग को भेजे हैं नंबर ऑफ आयंस जो हम लोग को दिख रहा है ना, आयंस जो हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन, हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, उसी पर तो बेस्ड है। जैसे जैसे कंपाउंड फॉर्म किया वैसे वैसे क्या किया, ये बना है, वैसे वैसे ये टूटा है। इसे हम लोग का H प्लस है और SO4 माइनस 2 है। देखिए इसी तरीके से एक्सचेंज करते हैं, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। SO4 माइनस 1 कुछ नहीं था, पर 1 है ना, यहाँ पर 2 हो गया, क्या लिखेंगे, H2SO4 फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, मतलब जैसे जैसे फॉर्म कर चुका है वैसे वैसे क्या करता है, बिगड़ता है। मतलब नंबर ऑफ आयंस पर मोलिकुल आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, 0.07 है, हाँ 0.07 ऑफ H2SO4, 0.07 ग्राम आयन, गलत कर दिया ना, 0.07 ग्राम आयन ऑफ H2SO4 कंटेन हाउ मेनी। क्वेश्चन हम लोग का ये था, ए नंबर में क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल, मोलिकुल इसी को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। बी नंबर में क्या है, नंबर ऑफ मोलिकुल, नंबर ऑफ मोलिकुल कैसे निकालेंगे, इसको प्रूव भी कर देंगे, यही दोनों से हो जाएगा काम। देखिए हम लोग को ये ग्राम आयन दिया हुआ है, एक H2SO4 कंपाउंड है, क्या एग्जिस्ट करेगा, फिर उसको हम लोग वही डियर वाला घास को, डियर को खिलाएंगे, डियर से फिर लाइन खाएगा, वो ठीक है, फॉर्मेट में ले लेके हम लोग काम कर लेंगे। लाते हैं 0.07 ग्राम आयन ऑफ H2SO4 है, तो उसके लिए फार्मूला हमको पता है ना, ये नंबर का काम कर लेते हैं। ग्राम आयन कितना है भाई, 0.07 है, H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम आयन कितना होगा, नंबर ऑफ ग्राम आयन कितना होगा, इसको काम करते कटने वाला वैल्यू 0.03 कर देते हैं, ठीक है, जब अच्छा होगा। 0.07 लेकर दिक्कत हो जाएगा, 0.03 H2SO4 है ना, H प्लस ऑफ किस में, SO4 माइनस 2 में, 2 है, 2 पार्ट 1 पार्ट, 3 पार्ट हो गया, इनटू क्या लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुल्स, ठीक है। मतलब क्या निकल के आ गया, ग्राम मोलिकुल कितना निकल के आएगा, 0.03 बाय क्या लिखेंगे, 3 मतलब 0.01 मोल, काम खत्म। मतलब 0.01 मोल निकल के आ गया। मोलिकुल्स कैसे निकालेंगे बता सकते हैं, 0.01 इनटू क्या लिखेंगे, Na, क्लियर है, खत्म, मतलब एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए इस फार्मूला का प्रूफ, हम लोग को आपसे पूछेगा ग्राम आयंस बोलेगा, कितना दिया हुआ है 0.03, ठीक है। आपसे बोले ग्राम मोलिकुल, कितना बोले भाई 0.01 बोले, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 इनटू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल, ये हम लोग का क्या है ग्राम मोलिकुल्स है, ये हम लोग का क्या है नंबर ऑफ मोलिकुल्स पर आयन है ना भाई। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, ग्राम आयन इक्वल टू ग्राम मोलिकुल्स इनटू नंबर ऑफ मोलिकुल पर आयन, वही तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद ये तो हम लोग का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट था, मतलब क्या कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, है ना, मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट देखिए आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशंस को दिमाग में रखेंगे। रिलेशंस क्या है, अगर कोई कंपाउंड, इफ कोई कंपाउंड, कोई कंपाउंड के लिए लिखते हैं, बताते हैं, अगर कोई कंपाउंड MXNY है ना, समझेंगे, मान लेते हैं फॉर ए कंपाउंड, इस रिलेशन को दिमाग में रखेंगे, बहुत जगह यूज पड़ता है। फॉर ए कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड, कंपाउंड क्या है MX है NY है, इसमें रिलेशंस क्या देता है, इसको लिख सकते हैं X मोल ऑफ N, इसको लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्या लिख सकते हैं X मोल ऑफ N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाई मोल ऑफ N, ऑलवेज इक्वल होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है आयंस का है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, M पर प्लस बाई चढ़ जाएगा,
और n पर क्या आ जाएगा -6 चलेगा। आप लोग को लग रहा होगा इस पर माइनस क्यों नहीं बैठा, इस पर प्लस क्यों बिठाया। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाता है, 9th क्लास में लोग पढ़े थे। सोच बात को, ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग का है क्या, एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या निकल के आता है, मोलर मास निकल के आता है। यही फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे। मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, किसी भी कोई भी चीज हो, अगर मान लेते हैं कि अगर उसका वेपर डेंसिटी पता हो, वेपर डेंसिटी है ना, वेपर डेंसिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, है ना। ये गैस के डिफाइन होता है, मान ली मोलर वॉल्यूम, दिमाग में रखेंगे मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम है क्या, ये कोई गैस सबस्टेंस के डिफाइन होता है, पहले दिमाग में रख लेंगे भाई, गैस सबस्टेंस के डिफाइन होता है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, अगर 1 मोल अगर वॉल्यूम लिया जाए, सॉरी 1 मोल अगर सबस्टेंस लिया जाए, गैस 1 मोल ऑफ गैस लिया जाए, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा उसी को हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। 1 मोल गैस का वॉल्यूम बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे 1 मोल सबस्टेंस का मास बोलते थे, मोलर मास बोलते थे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ जो गैस होगा उसका वॉल्यूम होगा, वही क्या कहलाएगा, उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट बता दें, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एसटीपी पर, एसटीपी और एनटीपी पर अगर कोई 1 मोल गैस है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ये फिक्स है। ऐड किस पर, एसटीपी या फिर क्या है, एनटीपी। अब एसटीपी एनटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है 1 बार, कैलकुलेट कर लिया, 1 atm 1 बार कैलकुलेट कर लिया। क्या इसका जो वॉल्यूम देखा गया कितना निकल के आया, एनी गैस 22.4 लीटर फिक्स है। मतलब आपको ये भी दिमाग में रखना है, अगर गैस सबस्टेंस है तो एक चीज और इंक्लूड करेंगे, अगर 1 मोल है तो उसका मतलब क्या है, एसटीपी और एनटीपी का कंडीशंस है, ये कंडीशंस है, स्पेसिफिक कंडीशंस है। जैसे आपको यहाँ पर लेके जाएगा, जैसे कोई आदमी मरीज होता है तो क्या करेगा, जनरल वार्ड में रख देता है, कोई आदमी आईसीयू वार्ड में रख देता है ना, कोई आदमी मतलब अभी देखिए वेंटिलेटर पर रख देता है, तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस पर रखा जा रहा है ना। उसी टाइप से अगर कोई गैस एसटीपी और एनटीपी के कंडीशंस में है तो उसका वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड करेगा 22.4 लीटर फिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का क्या कहलाएगा, इसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब ये है क्या, आप लोग को एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, CO2 है, अगर CO2 का मास अगर लिख दे 44 ग्राम है, इसको क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे, या मोलिकुलर मास निकल के आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोलर मास के इक्वल है। ये क्या है भाई, मोलर मास के इक्वल है, जो कि कितना मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और क्या लिख सकते हैं, अगर 1 मोल सबस्टेंस में पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.02 × 10⁻23 क्या होगा, मोलिकुल्स होगा। ठीक है ना, जिसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। कब, कंडीशंस मेंशन करना होगा, एट एनटीपी और एसटीपी पर। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले लीजिए, नहीं, एसटीपी और एनटीपी आपको मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो 22 पर, अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस नहीं गिवन है, आप ये 22.4 लीटर नहीं ले सकते। गलत लेना गलत होगा, वो आप गलत करेंगे तो आप उसका भुगतान बोल लेंगे, हम गलती नहीं कर रहे ना। सुना तो मतलब जितना बोले दिमाग में समझेंगे, 22.4 लीटर होता है। मतलब आप लोग को एक्स्ट्रा ये कॉन्सेप्ट है। इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चंस क्या है भाई, क्वेश्चंस क्या है, एकदम सिंपल। 1.2 लीटर 1.12 लीटर ऑफ ए डायटोमिक गैस, 1.12 लीटर ऑफ ए डायटोमिक गैस एट एसटीपी कंटेन हाउ मेनी, ए नंबर में क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ मोल बोल रहा है ना। बी नंबर में क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बोल रहा है। सी नंबर में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है लेकिन आप लोग समझेंगे, जितना बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। मोलिकुल्स, ठीक है, MOLECULS, ठीक है, मोलिकुल्स। तो हमको ये भी पता नहीं है कि डायटोमिक गैस है कौन, हाइड्रोजन है, Cl2 है, N2 है, F2, बट कौन सा गैस है पता भी नहीं करना है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमको पता है एनी गैस डायटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो, पेंटाटोमिक हो, मोलिकुल्स हो, होमोटोमिक हो, हेट्रोटोमिक हो, डजंट मैटर,
एनी गैस एट STK, एट कहाँ STK, अगर 1 मोल हो उसका वॉल्यूम कितना था भाई 22.4 लीटर, फिक्स हो गया, खत्म काम हो गया। मतलब लिख सकते हैं 22.4 लीटर जो है 22.4 लीटर जो है 22.4 लीटर एट STP का जो मोल कितना निकल के आता है 1 मोल के इक्वल है। तो आपसे बोलेगा 1 लीटर में कितना होगा भाई, 1 लीटर में क्या लिखेंगे 1/22.1 लीटर में 1/22.4 मोल निकल के आ जाएगा ना। आपसे गिवन कंडीशंस कितना दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है 1.12 में देख लीजिए 1 बाई क्या लिखेंगे 22.4 हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे 1.12 कर दीजिए, पॉइंट यहाँ से उड़ाइए, नीचे कितना जीरो 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, बचा ये देखिए 2 टाइम्स चला गया ना भाई, कितना हो गया, इसको लिखेंगे 0.05 मोल निकल के आ गया है ना, 0.05 मोल निकल के आ गया। ये कौन सा मोल है, ये कौन सा मोल है, इस डायटोमिक का मोल निकल के आ गया है ना, डायटोमिक का 0.05 मोल निकल के आ गया। तो मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही सकते हैं, क्या करेंगे बता सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट 0.05 इनटू क्या कर देंगे Na। अब एटम्स पूछ रहा है क्या करेंगे 0.05 इनटू Na इनटू क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 क्यों करेंगे, क्योंकि गैस कौन सा है डायटोमिक है, एज लाइक F2N2Cl2 इस टाइप का गैसेस है। तो मतलब इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी करती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए समझिए यहीं पर लिख देते हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का जो मोल देखिए मोल निकालने का जो फॉर्मेट निकल के आया, मोल निकालने का जो फॉर्मेट निकल गया, किस फॉर्मेट निकल के आया, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मतलब अब गैसियस सब्सटेंस के लिए स्पेशल काइंड हो गया गिवन वॉल्यूम बाय क्या लिखेंगे मोलर वॉल्यूम, कब एट STP, एट अब मोलर वॉल्यूम रहने देते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं अगर एट STP है, अगर STP है तो मोलर वॉल्यूम कितना लिखेंगे 22.4 लीटर, खत्म हो गया, आगे प्रोसीड कर लेंगे। मतलब ये भी आपका फार्मूला हो गया। तो अभी तक आप लोग जो भी देखें सब वही गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास रहे, मोलिकुलर मास रहे या ग्राम आयनिक मास रहे तो है तो मोलर मास ही है ना। अगर वॉल्यूम के केस में लेंगे तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम वही। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करते थे एवोगाड्रोस नंबर। सभी जगह कॉन्सेप्ट सेम ही सेम लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं लग रहा है। चलो तो इस तरीका से अब देखिए अगले वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज तक यहीं रहने दीजिए।